यामी गौतम और प्रतीक गांधी के जो कैरेक्टर्स हैं उनकी सुहागरात होती है और फिर मेरी एंट्री होती है और फिर मैं पूछता हूँ चार्ली किधर है। भगवान करे कि किसी की सुहागरात पे उसको साठे ना मिले मतलब लोग शादियों में वो करते हैं, क्या वर्ड उसको बोलते हैं, बार्जिन कर जाते हैं, गेट क्रैश। आपने सुहागरात में गेट क्रैश कर दिया। मेरी कॉलेज में गर्लफ्रेंड थी, इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो वो ये नहीं चाहती थी कि मैं उस पार्टी में आऊँ, लेकिन हमने डिसाइड किया कि मैं तो पार्टी को गेट क्रैश करूँगा किसी न किसी तरह। हम मलाड स्टेशन पर गए, वहाँ से सलवार कमीज खरीदा, मैं वो पहना, मैं पूरे दुपट्टा उपट्टा डाल के, एक औरतें बुला रही है तो लड़का। इसका एक फ्लिप साइड भी होता है, क्योंकि हमने उन चीज़ों को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया, हमने हीलिंग पे उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया, तो आगे चल के कहीं ना कहीं आपको उसका मुआवजा भरना पड़ता है। माँ का प्यार उतना नहीं मिला। सबसे ज़्यादा अपने पेरेंट्स से गुस्सा था कि उन्होंने ऐसा क्यों होने दिया, उन्होंने ऐसा क्यों किया। आप अपने हर्ट की वजह से दूसरों को हर्ट करते हो और आपको समझ भी नहीं आता। मुझे फिर फीमेल अटेंशन मिलता गया और मुझे लगा कि यार ठीक है, मुझे ये पता नहीं था कि मैं गुड लुकिंग हूँ। अरे लाइफ में सबसे पहली गर्लफ्रेंड कब बनी थी, कौन सी क्लास में बनी? कॉलेज में वॉज माई फर्स्ट सीरियस रिलेशनशिप। फिर इंजीनियरिंग खत्म हो गई, वो यूएस चली गई, हम यहीं रह गए, खत्म हो गया। यू आर अ सेलिब्रिटी, तो उनको तो पता होगा कि भाई नहीं, आई थिंक दे न्यू बेटर। अगर शो पे टीआरपी कम ज़्यादा होती थी तो मुझे कास्ट किया जाता था, ऐसे लगने लगा था। मैं फिल्में कर रहा था, लेकिन वो फिल्में रिलीज़ नहीं हुई, तो स्टारडम वापस कम हो गई। फिर वापस मैंने तनुवर्स मनु किया, फिर से लोग मुझे देखने लगे, बट आई वेंट आउट ऑफ द मार्केट अगेन फॉर 6 मंथ्स। फिर वो स्टार्टअप मैंने चखा नहीं, सक्सेस इधर नहीं चढ़ा, थोड़े वक्त के लिए चढ़ा था, फिर हमको ज़मीन पर लाया गया था। एन एक्टर इज ओनली एन एक्टर टिल ही और शी इज़ अ वर्किंग एक्टर। उस वक्त भी मैंने शाहरुख सर के साथ काम किया, कुछ 2-3 दिन रिहर्स किया। जवान में भी व्हेन आई वेंट एंड वर्क विद हिम, सेट पर हर एक बंदे से हाथ मिला के गले मिल के जाते, दैट्स व्हाई ही इज द किंग। सलमान भाई के साथ काम करके तो बहुत मज़ा आता। अगर सलमान भाई को कोई इवेंट पर जाना था लॉन्ग शॉट में, मैं उनके कपड़े पहन के करता था। हुआ था यार 2012 में आई वॉज क्लोज टू समबडी। इन वन सेंटेंस उन्होंने ये कहा कि अगर तुम मेरे नहीं हो सकते और किसी के नहीं होने नहीं दूंगी। ये पहली बार किसी को बता रहा हूँ मैं। उन्होंने बोला था तुम्हें बनाऊंगी और तुम्हारे ख़ानदान को बनाऊंगी। आई थिंक तनुवर्स मनु 22 फरवरी को रिलीज़ हो रही थी और 4-5 दिन पहले मुझे बॉम्बे छोड़ना पड़ा। बट यार गलत, मेरे साथ तो गलत हुआ। क्या बोलते हैं उसको, मुकम्मल जहाँ नहीं मिलेगा, किसी को ज़मीन किसी को आसमान। ठीक। तो एजाज भाई चार्ली किधर है? अभी तो सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछा जाए, आपको 14 फरवरी को मालूम पड़ जाएगा। यार बहुत इंट्रीगिंग सवाल है ये। हाँ, काश मैं इसके बारे में कुछ बता पाता। ट्रेलर की शुरुआत ही इस सवाल से हो रही है। आपने ट्रेलर में देखा होगा यामी गौतम और प्रतीक गांधी के जो कैरेक्टर्स हैं उनकी सुहागरात होती है। बहुत क्यूट सा कपल दिखाया उन्हें और फिर मेरी एंट्री होती है और फिर मैं पूछता हूँ चार्ली किधर है। मैं नहीं बताऊंगा कौन क्या है, लेकिन आपको सारे आंसर्स 14 फरवरी को मिल जाएंगे। फिर भी थोड़ा बहुत धूमधाम में क्या करने वाले हो आप, कितनी धूमधाम होगी, जितना आप बताना चाहो। मुझे पता है मैं फिल्म नेटफ्लिक्स पे देखूंगा और हम नहीं सब लोग देखेंगे, एंड बट थोड़ा बहुत ताकि एक टीज हो जाए लोग कि इसलिए ये पिक्चर देखनी चाहिए। इन शॉर्ट, ये जो कपल है ये एक होटल में अपने हनीमून स्वीट में रहते हैं और फिर हमारी एंट्री होती है और हम उन्हें चेज करते रहते हैं ये जानने के लिए कि चार्ली किधर है। तो इससे ज़्यादा बताना गलत होगा। ठीक है, आपके कैरेक्टर का नाम क्या है? साठे। साठे। तो भगवान करे कि किसी की सुहागरात पे उसको साठे ना मिले मतलब किसी बंदे की सुहागरात है, ठीक है, और उसके अंदर स्वीट में एक बंदा पहुंच जाता है। मतलब इससे बड़ा नाइटमेयर जो है वो किसी के लिए हो नहीं सकता। तो दरवाजा तोड़ के पहुंच जाते हैं। कोई कांड किए ऐसे वैसे जवानी के टाइम पे? हाँ, मतलब ये तो एक्सट्रीम हो गया कि भाई साहब सुहाग रात में आपने, लोग शादियों में वो करते हैं, क्या वर्ड उसको बोलते हैं, बार्जिन कर जाते हैं, गेट क्रैश। आपने सुहाग रात में गेट क्रैश कर दिया। मैंने ऐसे क्रेजी कांड किए? अरे भाई इतने नहीं किए हैं। हाँ। क्योंकि स्कूल तक मैं बहुत शाय था, बहुत पढ़ता था। इनफैक्ट मुझे पढ़ाई करने में बहुत मज़ा आता था। साइंस और मैथ्स में कभी मेरे मार्क्स जाते नहीं थे,
नीटनेस के लिए कभी कभार मार्क्स काटे दिए जाते थे। और वेकेशन में ही मैं मेरे साइंस और अलजेब्रा ज्योमेट्री के सारे बुक्स पढ़ लेता था, सब कुछ सॉल्व कर देता था। और मेरे क्लासमेट मुझसे बहुत चिढ़ते थे, क्योंकि जब भी मेरी टीचर पूछती थी कोई सवाल तो मैं सबसे पहले हाथ ऊपर करता था। तो बहुत शाय किस्म का था। लेकिन फिर बाद में अटेंशन मिलता गया ऑपोजिट सेक्स का, और थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। उसके बाद बहुत कुछ किया मैंने। एक इंस्टेंस बताऊंगा यार। मेरी कॉलेज में गर्लफ्रेंड थी, इंजीनियरिंग कॉलेज में। और उनके घर पे एक पार्टी जैसी थी। अब क्योंकि उनके पेरेंट्स को कुछ डाउट था हम पे, तो वो ये नहीं चाहती थी कि मैं उस पार्टी में आऊँ। लेकिन हमने डिसाइड किया कि मैं तो पार्टी को गेट क्रैश करूँगा किसी न किसी तरह। हम मलाड स्टेशन पर गए। मैंने, और तब मैं एक्टिंग कुछ नहीं करता था, ठीक है, ये इंजीनियरिंग कॉलेज की बात है। वहाँ से सलवार कमीज खरीदा, मैं वो पहना, मैं पूरे दुपट्टा उपट्टा डाल के, ओ गॉड, उनके घर में पहुंचा। लिफ्ट में तो एक औरतें बुला रही है तो लड़का दाढ़ी थी क्या तब? दाढ़ी नहीं थी। अच्छा चलो, थैंक गॉड। लेकिन कैसे ऐसे पहुंच गया मैं और पकड़ा नहीं गया। तो कुछ कुछ चीजें ऐसे की और बाकी सब चीजें तो बता नहीं सकता हूँ। लेकिन बहुत एंटरटेनिंग लाइफ रही है कॉलेज में, काफी। अच्छा, आई वांट टू नो अबाउट योर चाइल्डहुड। कैसा था? मुझे पता है कि उसमें कुछ डिस्टर्बिंग चीज़ें भी थी। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आजकल क्या होता है, हमारी जो लाइफ चल रही है, हम छोटी छोटी चीज़ों से ना बड़ा परेशान हो जाते हैं। आजकल तो लोग परेशान हो जाते हैं, मेरी इंस्टाग्राम रील पे व्यूज़ नहीं आ रहे, लाइक्स नहीं आ रहे, उसमें ही वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। बट यू नो, यू हैव अ लाइफ, अ स्टोरी विच इज़ पेनफुल, स्ट्रगल भी है उसमें। तो आप जितना बताना चाहें, जितने में आप कंफर्टेबल हो, क्योंकि कहीं ना कहीं यू हैव रीच्ड अ माइलस्टोन। लोग तो आज छोटी छोटी बातों पे दिल टूट जाता है, भाई साहब गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, पता चलता है लड़का सुसाइड कर रहा है, इस तरह के केसेस भी हम सुनते हैं। हाउ वाज योर चाइल्डहुड? इवेंटफुल था, लेकिन ऑन हाइंडसाइट जब मैं सोचता हूँ, क्योंकि कुछ बातों को हमने तवज्जो नहीं दिया, तो उतनी इम्पोर्टेंट हुई नहीं लाइफ में। बचपन में इतना समझ में नहीं आता, लेकिन बड़े होने के बाद जब आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन ज़्यादा करते हो, जब आपको खुद समझ में आता है कि आप किस मिट्टी से बने हो, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, अब जो जितना मुझे समझ में आया है, तो मैं समझता हूँ कि मैं बहुत खुशकिस्मत था कि उस वक्त उन सारी चीज़ों को मैंने उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया। इसका एक फ्लिप साइड भी होता है, क्योंकि हमने उन चीज़ों को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया, हमने हीलिंग पे उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया, तो आगे चल के कहीं ना कहीं आपको उसका मुआवजा भरना पड़ता है। बट लेटर ऑन यू आर वेरी वेल इक्विप्ड टू हैंडल इट। तो बचपन में इंस्टेंसेस तो थे। फॉर इंस्टेंस, मेरे पेरेंट्स सेपरेट हुए, बहुत जल्दी सेपरेट? बहुत जल्दी हुए। उसका एक मलाल हमेशा रहेगा कि मुझे माँ का प्यार उतना नहीं मिला, और शायद उस वजह से मेरी ज़िंदगी में परमानेंट खोज ही चल रही है। उस चीज़ को मैं ढूंढ ही रहा हूँ। अभी आप जितना भी ढूंढो, आपको माँ का प्यार तो नहीं मिलेगा। करेक्ट। तो एक वो वॉइड मुझे लगता है कि हमेशा है, लेकिन उससे ओवरकम करने के लिए अभी मैंने ये सीखा है कि रीपेरेंट कैसा करते हैं अपने आप को। क्योंकि हम एक वक्त था मेरे लाइफ में, जब मैं टीनेज ईयर्स में था, सबसे बहुत गुस्सा था, सबसे ज्यादा अपने पेरेंट्स से गुस्सा था कि उन्होंने ऐसा क्यों होने दिया, उन्होंने ऐसा क्यों किया। लेकिन जब अकल आती है तो ये समझ में आता है कि वो पेरेंट्स तो सबसे ज़्यादा तो आप ही से प्यार करते थे। उन्होंने उस वक्त अपनी समझ के अनुसार जितना अच्छा समझा उतना किया। वो लोग भगवान तो नहीं है, इंसान है, गलतियां भी हुई रहेंगी उनसे। तो फिर हम जब खुद गलतियां करने लगते हैं तो हमें समझ में आता है, यार अगर उन्होंने उस वक्त किया, एट दैट पॉइंट ही वॉज मच यंगर देन मी, और शी, माई मॉम वॉज मच यंगर देन मी, तो ठीक है जितना भी उन्होंने किया। तो
उतना मैं अभी भी उन चाइल्डहुड ट्रॉमास जो बोलते हैं उसको इंपॉर्टेंस नहीं देता, लेकिन जो उस पर काम करना है वो ऑनगोइंग प्रोसेस है। जैसे फॉर इंस्टेंस अभी मैं जर्नलिंग करता हूँ। 10-15 ईयर्स बैक मुझे लगता था यार ये क्या है, ये मेडिटेशन क्या है, जर्नलिंग क्यों करने की ज़रूरत है, मैं तो सक्षम हूँ, मैं अक्लमंद हूँ, मैं अपने आप को हैंडल कर सकता हूँ। लेकिन ये 100% ट्रू है कि अगर आप हील नहीं होते हो, आपके वूंड्स अगर ओपन है, यू विल ब्लीड ऑन समबडी एल्स। वल्नरेबल हो जाए। नहीं, आप अपने हर्ट के वजह से दूसरों को हर्ट करते हो और आपको समझ भी नहीं आता। तो वो एक चीज को संभालने के लिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट उस चीज को संभालने के लिए मैं अपने हीलिंग प्रोसेस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। और रही बात आजकल की जो जनरेशन है, मैं ज़्यादा उनके बारे में नहीं बोलना चाहता, क्योंकि यार हम बहुत लकी थे, हमारे पास सेलफोन्स नहीं थे, बिल्कुल। हम पेड़ चढ़ते थे, हम साइकिल चलाते थे, हम धूप में रहते थे। हमारा मज़ा ये था कि घर से हम बाहर कब निकले। पूरे वेकेशन में मुझे याद है सुबह 6:30 बजे हम उठते थे, जॉगिंग जाते थे, स्कूल 7 बजे होती थी तब भी हमें उठना पड़ता था, लेकिन वेकेशन में भी हम उठते थे, इतना मज़ा आता था। और पूरा दिन हम बैडमिंटन खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, स्केटिंग के लिए जाते थे, हॉकी खेलते थे, बास्केटबॉल खेलते थे। तो वी वर वेरी लकी। अनफॉर्चुनेटली इन दिस जनरेशन इतना प्रेशर है उन पर टू नॉट लूज आउट ऑन वॉट देयर पीयर्स आर गेटिंग। तो यार इट इज़ वेरी टफ फॉर देम। फॉर इंस्टेंस मेरी नीस है, मेरे फ्रेंड्स के बच्चे हैं, या मैं उनसे जब बात करता हूँ मुझे लगता है यार इतना प्रेशर हर एक चीज़ का कैसे हैंडल करते हैं। आई थिंक दे आर डूइंग प्रिटी वेल। आपको एक्टिंग का कीड़ा काटा कब था, किस एज में? यार कीड़ा तो काटा ही नहीं था। हाउ इट हैपन? आप तो इंजीनियर बनने गए थे। जी हाँ, तो मैं इंजीनियरिंग का काटा था शुरू उसके में? नहीं भाई, इंजीनियरिंग का भी नहीं काटा था मुझे। आई थिंक मेरे लाइफ में मुझे 10th-12th करते करते मुझे यही पता नहीं था मुझे क्या करना है। मोस्टली लोगों के साथ होता है। नहीं, मेरे साथ बहुत अलग हुआ। मैं इतना स्टूडियस था, लेकिन आफ्टर अ सर्टेन एज आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, मेरा इंटरेस्ट चला गया। इंटरेस्ट जाने के बावजूद भी अगर मैं पढ़ाई भी नहीं करता मुझे अच्छे मार्क्स मिल जाते। अभी डैडी VJTI से थे, डैडी सोलापुर से आए थे, उनको MIT से US में MIT जो है उससे स्कॉलरशिप भी मिली थी, बट मेरे ग्रैंडफादर ने उन्हें भेजा नहीं। तो ही वॉज वेरी एकेडमिकली ओरिएंटेड। ही वॉज 100% श्योर कि मैं और मेरा भाई 100% आप इंजीनियरिंग करोगे, उसके बाद आपको जो करना है कीजिए। तो स्कूल में थोड़ा डांसिंग का चस्का लग गया। स्कूल में जो एनुअल प्रोग्राम्स होते थे उसमें मैं पार्टिसिपेट करता था और आई वॉज वेरी गुड एट इट। तो मुझे लगता था यार आई नेवर थॉट दैट दैट वुड बी अ पार्ट ऑफ माई करियर। लेकिन उससे एक बहुत शाय लड़के को इम्पोर्टेंस मिलता था, स्टेज पर रहने का मौका मिलता था, तो बहुत मज़ा आता था। फिर उसके बाद इंजीनियरिंग के बाद मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था, और दुनिया देखने का मौका अगर मुझे मिला तो इस वजह से मिला क्योंकि मैंने गणेश हेगड़े की डांस ट्रूप ज्वाइन की। कुछ 4 साल मैंने सारे फिल्म स्टार्स और सुपरस्टार्स के साथ पूरी दुनिया घूमी। US में 20-21 सिटी में आई ट्रैवल्ड, मेट अ लॉट ऑफ पीपल, कनाडा, UK, यूरोप, बहुत घूमने का मौका मिला। एंड दैट उस चीज़ को मैं अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ कि एट सच एन अर्ली एज इन माई लाइफ मुझे दुनिया देखने का मौका मिला और दिमाग खुल गया कि इतनी सारी चीज़ें हैं दुनिया में, इतने अलग अलग किस्म के लोग हैं, और लाइफ इज़ टू बिग। तो उसके बाद फॉर्चुनेटली एक शो करा था मैं विम्बली अरीना में शाहरुख सर के साथ, शोमैन ऑफ द मिलीनियम। तो मुझे उसमें एक्टिंग करने के थोड़े थोड़े स्किट्स में गणेश हेगड़े ने, मेरे मेंटोर ने, डाला था। तो शाहरुख सर के साथ कुछ एक्टिंग कर रहा था, कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जरीना मेहता और केन घोष ने मुझे वहाँ देखा
और जनीना जी ने मुझे एक टेलीविज़न सीरियल ऑफ़र की, सरहदें। केन ने मुझे इश्क विश्क प्यार व्यार ऑफ़र किया। मैं इश्क विश्क प्यार व्यार की मीटिंग के लिए गया लेकिन कुछ बारी मुझे समझ में नहीं आया, रमेश तुरानी सर जो क्या क्वेश्चंस पूछ रहे थे, इट डिडंट वर्क आउट। लेकिन मैंने वर्कशॉप किया था उसके बाद। और फिर सरहदें के लिए भी जब जरीना जी ने मुझे, एक कैट्स करके शो था, उसमें एक एपिसोड के लिए उन्होंने ट्राई करने के लिए भेजा था मुझे, चलो इसको देखते कितनी एक्टिंग आती है। तो उसके बाद उन्होंने मुझे किशोर नमित कपूर क्लासेस में भेजा कि यहाँ कर लो, फिर हम तुम्हें कास्ट करेंगे। तो मुझे लगा कि यार इतने दिग्गज लोग मेरे में पोटेंशियल देख रहे हैं, तो अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो गो ऑन देयर कन्विक्शन एंड एटलीस्ट लर्न द क्राफ्ट। क्योंकि मैं इतना स्टूडियस था और मैं बहुत इंक्विजिटिव था हर एक चीज़ में, तो मुझे लगा यार ये चीज़ सीखनी चाहिए। तो आई ट्राई टू लर्न एज मच एज पॉसिबल। किशोर नमित कपूर में 10-15 दिन ही था मैं। उसके बाद मुझे सलमान भाई ने मैंने दिल तुझको दिया ऑफर की। तो दैट फिल्म वाज माय स्कूलिंग इन एक्टिंग, कि कैसे फिल्म्स होती हैं, कैसे स्क्रिप्ट पढ़ी जाती है। सिखाया उन्होंने बहुत कुछ, लेकिन उसके बाद कुछ कुछ चीज़ें होते गई, हाथ 2 बार टूट गया, इंजरीज होते गई। आपको इंजरीज भी बहुत हुई। देखिए, अगर आप सोफे पर बैठे रहेंगे 24 घंटे तो आपको इंजरीज तो होंगी नहीं। मैं ओवर एक्टिव हूँ। मैं बचपन में BMX फ्री स्टाइलिंग करता था। छोटे BMX पर स्टंट्स करते थे मैं और मेरे भाई। फुटबॉल खेलते थे, बास्केटबॉल खेलते थे। इंजरीज बहुत होती थी। फिर मैं पार्कोर करने लगा, उसमें भी इंजरीज हुई। लेकिन क्या है, डांसिंग के वजह से क्योंकि हम अपने बॉडी को इतना ओवर यूज़ करते हैं और हमें उतनी अकल नहीं थी तब कि हमें वार्म अप करना चाहिए, कूल डाउन करना चाहिए, या ऐसे हार्ड सरफेस पर रिहर्स नहीं करना चाहिए, वो भी 14-14 घंटे। उस वजह से थोड़ी इंजरीज हुई हैं। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि इंजरीज के बावजूद आई एम हिटिंग 50 दिस ईयर। आई एम मोर फिट देन एनी 30 ईयर ओल्ड। ये अच्छी बात है, वैसे ही रहें, ये दुआ है। मुझे एक चीज ये समझ में आई कि डांस में आपको अटेंशन मिलती थी, इस वजह से यू ज्वाइन गणेश आचार्य का डांसिंग। गणेश हेगड़े का डांसिंग। अरे भाई ऐसा था स्टार्टिंग में। अच्छा, इन शॉर्ट में आपको बताता हूँ। आई वॉज अ वेरी वेरी शाय पर्सन। आई स्टार्टेड डूइंग BMX फ्री स्टाइलिंग इन चेंबूर एंड आई स्टार्टेड डांसिंग इन माई स्कूल। तो मैं और मेरे भाई जब साइकिल लेके निकलते थे, 5 लोग ऐसे, जब छोटे छोटे बच्चे भी हमें देखते थे, ये देख जा रहे हैं, क्योंकि हम स्टंट्स करते करते जाते थे। तो तब से अटेंशन मिलना शुरू हुआ एंड दैट बिकेम माई नॉर्म कि यार मैं जहाँ भी जाऊँगा आई विल बी टर्निंग हेड्स एंड दैट्स ओके। मुझे फिर फीमेल अटेंशन मिलता गया और मुझे लगा कि यार ठीक है, मुझे ये पता नहीं था कि मैं गुड लुकिंग हूँ, तो यार दैट इज़ ऑल्सो टेकन केयर ऑफ। फ्रैंकली मैंने डांसिंग इसलिए शुरू की, आई थिंक 22 रुपये का पेट्रोल तब हुआ करता था मेरे बाइक के लिए, और मुझे अपने डैडी से पैसे नहीं लेने थे किसी चीज़ के लिए, बाइक खरीदने के लिए, बाइक में पेट्रोल डालने के लिए, एंड टू मेंटेन अ सर्टेन लाइफस्टाइल। मैं थ्रिफ्ट स्टोर से, थ्रिफ्ट नहीं, एक्चुअली रोड पर से जीन्स मिलते थे 150 रुपये के, 250 रुपये के, टी शर्ट्स मिलते थे 30-30 रुपये के। तो आई वुडंट वांट माय फादर टू, बिकॉज ही ऑलरेडी स्पेंड मनी ऑन माई इंजीनियरिंग, तो जस्ट टू फाइनेंस माई लाइफस्टाइल जो बहुत ही छोटी थी तब, आई वॉन्टेड टू डांस, आई वॉन्टेड टू बी इंडिपेंडेंट, इसलिए बस। अच्छा, बाकी जो होता गया होता गया। अच्छा, लाइफ में सबसे पहली गर्लफ्रेंड कब बनी थी, कौन सी क्लास में बनी थी? फिर अटेंशन मिल रही है आपको शुरू से, तो मुझे लगता है कि स्कूल में ही आपने, देखो मैंने शायद, आई नेवर परसूड एनीवन इन माय लाइफ। मैं ये शान से नहीं बोल रहा, आई थिंक नहीं, नेचर होता है ऐसा, मतलब एक किस्म की, कैसे बोलूँ मैं, आई नेवर हैड द गट्स कि, बिकॉज यू नो फीमेल प्रेजेंस लाइफ में नहीं थी ज़्यादा, तो आई नेवर न्यू, एंड बॉय स्कूल से थे, आई नेवर न्यू हाउ टू अप्रोच समबडी इफ़ दे वुड टेक ऑफेंस, वो लोग क्या समझेंगे क्या नहीं समझेंगे, तो मुझे हमेशा डर लगा रहता था ये। तो आई वॉज इन स्कूल इन माई 8th स्टैंडर्ड आई थिंक,
गर्लफ्रेंड नहीं थी तब, कुछ समझ में भी नहीं आया. देयर वाज अ गर्ल हु यूज्ड टू लाइक मी, हु यूज्ड टू लिव इन माय सोसाइटी. ही वाज अ वेरी ब्यूटीफुल सोल. नाम वाम नहीं बताऊंगा. नहीं. बट आई थिंक इन माय, बाय द टाइम आई रीच माय 10th स्टैंडर्ड शी बिकेम माय गर्लफ्रेंड. और 10th में जाते ही कॉलेज में चले गए. कॉलेज में वाज माय फर्स्ट सीरियस रिलेशनशिप विद समबडी फ्रॉम कॉलेज. फिर इंजीनियरिंग खत्म हो गई, वो यूएस चली गई, हम यहीं रह गए, खत्म हो गया. जब आप एक्टर बने, फेमस हुए, तो दोबारा आया नहीं कुछ मैसेज वैसे? मतलब भले ही वो कहीं और सेटल हो गई हो, होता है ना कि मिल जाते हैं दोबारा पाथ्स क्रॉस होते हैं या कुछ, उन्होंने सोशल मीडिया पे देखा, जाहिर है यू आर अ सेलिब्रिटी, तो उनको तो पता होगा कि भाई नहीं. आई थिंक दे न्यू बेटर. अच्छा, जब काव्यांजलि हुआ आपका सीरियल, उसमें एक अलग था कि एक उसका जो ग्राफिक्स आता था, जो उसका एक मोन्टाज आता था, वो एक मतलब पत्ते तोड़ रहे. आई थिंक अभी 20 साल हुए हैं काव्यांजलि को. हाँ. हाँ, काव्यांजलि को 20 साल हुए हैं. बट उसमें आप थे ही नहीं ना, उसमें आप बाद में आए, जबकि वो पोस्टर भी किसी और के लग चुके थे. तो व्हाट इज दैट स्टोरी? यार बहुत फॉर्चूनेट स्टोरी है ये. 2003 में मेरी बालाजी में एंट्री हुई. आई वॉज साइंड फॉर अ 3-year एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट विद बालाजी इन द फर्स्ट 5 minutes ऑफ मी एंटरिंग बालाजी स्टूडियो. ऐसा 5 मिनट में आपने क्या? मैंने कुछ नहीं किया. मैं जाके बैठा था, एकता जी बाहर आई, उन्होंने मुझे देखा और मैं संदीप सिकन से मिलने गया था, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, अभी भी प्रोड्यूसर हैं, वो क्रिएटिव प्रोड्यूसर थे वहाँ. और एकता जी ने मुझे देखा, मैंने देखा अच्छा ये एकता है. वो अंदर गई, अपने असिस्टेंट को बाहर भेजा और उन्होंने मुझे 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया साइन करने के लिए. अरे मुझे लगा कि यार ये फेट है, क्योंकि आई वॉज एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी कि मुझे एक्टिंग करनी है नहीं करनी है. मैंने दिल तुझको दिया मैं कर चुका था, कंधा 2 बार टूट चुका था, उसमें रिहैबिलिटेशन कर चुका था, दिल्ली की सर्दी गाना कर चुका था, 1-2 ऐसे आइटम बॉयज जैसे गाने कर चुके थे. उसके बाद मुझे क्या करना था समझ में नहीं आ रहा था, और टेलीविजन वॉज जस्ट बूमिंग देन. लेकिन तब क्योंकि मेरे सारे दोस्त बैंड्रा से थे, हम चैम्बूर से थे, फिल्मी ये जो टर्म है ये डेरोगेटरी टर्म होता था. ओ माय गॉड सो फिल्मी, ऐसे बोलते थे. और अनफॉर्चुनेटली स्कूल में हमें हिंदी बोलने की परमिशन नहीं थी, क्योंकि कॉन्वेंट स्कूल थी. एंड दैट इज सो रॉन्ग, दैट इज सो अनफॉर्चुनेट. यू नो, मेरे पूरे करियर में मुझे सबसे कम मार्क्स हिंदी में मिलते थे, क्योंकि घर में हम हिंदी नहीं बोलते थे, घर में डैडी मराठी बोलते थे, स्कूल में और हमारे दोस्तों में हम इंग्लिश बोलते थे. तो हिंदी बोलने की ज़रूरत ही नहीं हुई और प्रैक्टिस नहीं मिली हमें. तो मैं बहुत डर के मैंने सोचा कि यार मैं कर लूँगा, लेकिन मैं डायलॉग्स कैसे बोलूँगा, क्योंकि मैं इंग्लिश में सोचता हूँ, इंग्लिश में सोच के ट्रांसलेट कैसे करूँगा. मेरा अभी भी ग्रामर में बहुत मिस्टेक्स होते हैं अगर मैं सोच के बोलने की कोशिश करूँ तो. लेकिन उन्होंने साइन करवाया और दैट हैपेंड. उसके बाद मुझे बहुत सारे मौके दिए गए एक्टिंग सीखने के लिए, नॉट टू प्रूव माई सेल्फ. एवरीवन न्यू कि मुझे एक्टिंग नहीं आती थी. मैं सर हिला हिला कैसे बोलता था, और बहुत ही अफेक्टेड एक्टिंग थी मेरी कि मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे ऐसे बोलना है. तो मैं एडिट पर जाके सीखता था थोड़ा बहुत. और काव्यांजलि में क्या हुआ, आई थिंक रक्षक सानी वॉज द ओरिजिनल काव्य. अभी मैं जो काव्यांजलि के एक राइटर थे महेश, वो मेरे बिल्डिंग में ही रहते हैं. उनको लिफ्ट में मैं मिला था तो बता रहे थे 7 करोड़ की पब्लिसिटी के बाद तो आया था. पोस्टर्स लग गए थे बहुत सारे. आई थिंक बहुत सारे पोस्टर्स लग गए थे. 7 करोड़ उस टाइम पता नहीं उतना है या नहीं है. नहीं, जो भी अगर वो कह रहे हैं, मैं बात करो 7 करोड़, मतलब आज की डेट में भी 7 करोड़ बहुत है अगर पब्लिसिटी पे खर्च कर रहे हो आप. यार बहुत जल्दी टीवी करते करते मैं ये सीख चुका था, आप जितने भी गुड लुकिंग हो, अपने आप को जितना भी तीसमार खान समझते हो, अगर आप पूरे शिद्दत से काम नहीं करोगे, आप टीवी में
सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वर्क हम इतना करते हैं, अगर आप थोड़ी भी कामचोरी करोगे ना, ऑडियंस को भनक मिल जाएगी, तो वो आपसे कनेक्ट नहीं करेंगे। तो एक चीज़ मैंने गांठ बांध ली थी टीवी में कि मैं मेहनत तो पूरी करूँगा। तो काव्यांजलि के पहले भी मैं 30-30 घंटे काम कर चुका था। क्या हादसा क्या हकीकत आता था, वो तो हफ्ते भर हम शूटिंग करते थे, पैकअप ही नहीं होता था। तो मैं सीख चुका था, और एकता जी ने मुझे बहुत सारे मौके दिए थे काम सीखने के लिए, जैसे मैंने पहले बताया। तो मैं रेडी था ऐसे एक मेन लीड शो करने के लिए। अभी जब रक्षक आउटडोर करके आए, कुछ मीटिंग्स हुई कि वो चलेंगे नहीं चलेंगे, स्टार प्लस से भी हुई, पता नहीं क्या हुआ एग्जैक्टली। हम तब मैं बालाजी स्टेबल का एक्टर था, मुझे सिर्फ बताया जाता था एक रात पहले, कल से आपको ये करना है। अच्छा। ना मैं पैसे की बात करता था, ना मैं ये पूछता था क्यों नहीं मुझे वो करना है वो करना है। मुझे पता था कि जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो म्यूचुअली बेनिफिशियल होगा, या सिर्फ एकता जी या बालाजी अपने सेल्फिश रीजंस के लिए डिसीजन नहीं लेगी। मुझे पूरा भरोसा था कि दे विल ऑल्सो लुक आउट फॉर माई बेनिफिट। तो ओवरनाइट मुझे कॉल आया कि आपको परसों से ये करना है। तो मैंने पूछा नहीं क्या, क्यों, क्या हुआ? तो उन्होंने बोला नो, समथिंग इज नॉट राइट विद द कास्टिंग एंड वी वांट टू रिकास्ट। मैंने बोला यार, everyone knows him as Kavya. It will be so difficult to fill in those shoes, but I took it up as a challenge. And thank God I took it up, because that was one of the biggest milestones in my career. अच्छा, कौन सा ऐसा कैरेक्टर था या सीरियल था जिसके बाद आपको लगा कि अब पॉपुलैरिटी जो है या अब सक्सेस जो है कुछ मिल गई है? क्योंकि टीवी की जो पॉपुलैरिटी है ना, वो मैंने देखा है, वो आपको सच बात बताऊं, हम जब टीवी करते थे ना, हमारे पास ऐसा कोई मीटर नहीं था जिससे हम समझे हम कितने पॉपुलर हैं। लोग तो पहचानते हैं ना। हम जाते कहां थे बाहर, हमारे पास वक्त नहीं था। हम तो 24 घंटे शूटिंग ही करते थे। सक्सेस एंजॉय ही नहीं की। हर कोई चाहता है, मतलब उसके फ्रूट्स अभी भी एंजॉय कर रहा हूं सर। तब जो घर खरीदे थे वो तो अभी भी है, बट थैंक गॉड ऐसे हुआ। सक्सेस इधर नहीं चढ़ा, थोड़े वक्त के लिए चढ़ा था, फिर हमको जमीन पर लाया गया था। काव्यांजलि के टाइम ही मुझे लगता था कि यार कोई भी शो मेरे बिना नहीं चलेगा, क्योंकि अगर शो पे टीआरपी कम ज़्यादा होती थी तो मुझे कास्ट किया जाता था। ऐसे लगने लगा था मुझे, मैं ही टीआरपी हूँ, ऐसे लगने लगा था। टॉप 3 में मैं हूँ, अब तो मुझे एक्टिंग आ गई, अब मैं मेन लीड हूँ अब। लेकिन फॉर्चुनेटली बालाजी में इतने अक्लमंद लोग हैं जो पहले आपको समझाते हैं, फिर क्योंकि मैं उन्हें अपना मेंटर्स मानता था तो थोड़ा स्टर्नली भी समझाते हैं। तो वो सारी चीज़ें मेरे लाइफ में भी हुई। कभी कभी मैं सोता रहता था घर पे, क्योंकि 3 दिन के बाद मैं घर जाता था। मेरे लिए लोग सेट पे रुका करते थे। सो वो सब हुआ, लेकिन स्टारडम टेस्ट करने का मौका नहीं मिला। और मेरी लाइफ में जब भी, व्हेन आई वाज एट माय पीक इन 2008, 2006 आई थिंक आई लेफ्ट बालाजी, 2006 या 7 में। फिर मुझे 3 फिल्म कॉन्ट्रैक्ट मिला पीएनसी के साथ, धर्मेश जी की मैंने फिल्म की। तो उसके बाद मैं टीवी से बिल्कुल हट गया था। मैं फिल्में कर रहा था, लेकिन वो फिल्में रिलीज़ नहीं हुई, तो स्टारडम वापस कम हो गया। फिर वापस मैंने तनु वेड्स मनु किया, फिर से लोग मुझे देखने लगे, बट आई वेंट आउट ऑफ द मार्केट अगेन फॉर 6 मंथ्स। फिर वो स्टार्टअप मैंने चखा नहीं। एंड आई फील आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि दीज थिंग्स हैपेंड, और मेरे पेट में आग अभी भी लगी है। जब टीवी से फिल्म्स में आए, टीवी में यू वर मेन लीड, मतलब एक ऑरा अलग था, बट फिल्म्स में जब आए आपने कैरेक्टर रोल्स किए पहले, ठीक है, या फिर जो आप कह रहे हो फिल्म्स रिलीज भी नहीं हुई या कुछ कुछ हुआ, तो उस वक्त कुछ रिग्रेट लगा कि यार मतलब वहाँ पे तो? मैंने इतना सोचा नहीं उसके बारे में। मैंने वो फिल्में, मैंने जब भंवरा की थी धर्मेश जी के साथ, मेन लीड में ही थी,
मैंने जब पीएनसी के साथ जो भी फिल्में की थी मेन लीड में ही थी। लेकिन मुझे लगता है कि एक एक्टर को अडैप्ट करने की बहुत ज़रूरत होती है। और मैंने बालाजी में सीखा था, एन एक्टर इज़ ओनली एन एक्टर टिल ही और शी इज़ अ वर्किंग एक्टर। आप घर पर बैठे रहोगे, आप एक्टर नहीं। मेरी एक फिल्म थी मीराबाई नॉट आउट, जो मंदिरा जी के साथ थी। बहुत प्यारी फिल्म थी, बहुत अच्छी फिल्म थी। और अनफॉर्चुनेटली वो जब रिलीज़ हुई तो ताज अटैक्स हुए थे। उसके साथ एक फिल्म रिलीज़ हुई थी दिल कबड्डी, वो शैलेश जी की फिल्म थी, उन्होंने प्रोड्यूस की थी। तो हम दोनों प्रमोशंस के लिए साथ में जाते थे और दोनों हम बातें करते थे कि यार अब तो थिएटर में कोई नहीं आएगा, अभी पिक्चर कैसी चलेगी। तो वो थोड़ी बहुत बॉन्डिंग हो गई थी। तो जब शैलेश जी ये बना रहे थे तनुवर्ड्स मनु, उन्होंने मुझे बोला देख मेन लीड नहीं है लेकिन पिक्चर बहुत अच्छी बनेगी, मैं तुझको अश्योर करता हूँ। और ऐसा नहीं है कि पैरेलल लीड है या कुछ भी है, बट बहुत प्रोमिनेंट रोल है और ये डायरेक्टर है। तो मैंने सोचा यार वाई शुडंट आई गिव इट अ ट्राई। इससे मेरा पता नहीं नुकसान होगा या नहीं होगा, मैंने इतना सोचा नहीं। ऑन हाइंडसाइड अगर मैं सोचूं कि बिकॉज आई स्टार्टेड डूइंग स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर रोल्स, आई डिडंट गेट मेन लीड रोल्स, हो सकता है। बट आई डोंट थिंक आई हैव एनी रिग्रेट्स, बिकॉज इस वक्त हम जो कगार पर हैं इन टर्म्स ऑफ माई करियर एंड इन टर्म्स ऑफ द कास्टिंग ऑफ फिल्म्स की जैसे होती है, अभी एंसेम्बल कास्ट होती है। अब कमर्शियल फिल्म्स में ही मेन लीड। अब तो चेंज हो गया सब, अब तो आई थिंक देयर इज, अब ऐसा नहीं। अब तो कई कैरेक्टर आर्टिस्ट दे आर मोर मोर लव्ड देन द मेन लीड्स। एंड कई बार तो 2 सीन होते हैं एंड वो 2 सीन ज़्यादा चर्चा में रहते हैं पूरी फिल्म के कम। अब तो खैर मतलब इट्स ऑल कंटेंट स्पीक्स है वैसे, लेकिन इन रीसेंट इंटरव्यूज अगर भी आप देखो जो हमारे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एक्टर्स हैं, आई थिंक मॉनिटरली दे स्टिल डोंट गेट देयर ड्यू। मॉनिटरीली तो नहीं है वो अभी भी, मतलब दैट आई एग्री कि वो, होगा, करेक्शन होगा। बट चीज़ें मुझे लगता है कि चेंज होनी शुरू तो हुई हैं एटलीस्ट ना। बहुत 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 इनफैक्ट मैं आई फील आई एम एट अ वेरी लकी प्लेस इन माई लाइफ कि मैंने टीवी का स्टारडम देखा, मैंने अच्छी बड़ी फिल्में भी देखी, मैं तनुवर्ड्स मनु का पार्ट था, जवान का पार्ट था, और मैंने OTT को भी जो पैदा होते हुए देखा इंडस्ट्री में और इधर आते हुए देखा 2019 से। इनफैक्ट सिटी ऑफ ड्रीम्स जो नागेश कोहनूर सर का शो है हॉटस्टार पे, 2018 में हमने शूटिंग शुरू की थी। आई थिंक इट वाज द फर्स्ट ओरिजिनल शो इन द कंट्री, बिकॉज ब्रीद आया था, आई थिंक ब्रीद वाज आल्सो अ रीमेक, और कुछ शो आया था, इवन दैट वाज अ रीमेक, बट सिटी ऑफ ड्रीम्स वाज एन ओरिजिनल शो। एंड हम अगले महीने आई थिंक अप्रैल में उसका सीजन 4 शूट करने जा रहे हैं। आई एम वेरी लकी कि आई वॉज पोजिशनड राइट इन वेयर द इंडस्ट्री इज गोइंग, एंड ऑल एक्टर्स, गुड एक्टर्स आर गेटिंग देयर ड्यू। एक्टिंग रोल्स तो अच्छे मिल रहे हैं, मुआवजा की बात अलग है। पैसा भी मिल आएगा, जाएगा मुझे लगता है कि, मुझे लगता है कि अभी आई थिंक सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ करेक्शन इन रेम्यूनरेशन। बट अभी हम सुनते हैं कि कई बार हम फलाना एक्टर 100 करोड़ लेता है या ये लेता है, और वो फिर हम- लीग अलग है। नहीं, फिर ये आता है कि पिक्चर ने तो टोटली 80 करोड़ किया या 60 करोड़ किया, तो प्रोड्यूसर्स ऑल्सो नीड टू थिंक कि भाई, अब मैंने देखा है कि प्रोड्यूसर्स भी दे आर वर्किंग विद न्यू टैलेंट, दे आर वर्किंग विद गुड एक्टर्स। न्यू टैलेंट से मतलब नहीं कि बिल्कुल न्यू कमर्स, बट दे आर प्रेफरिंग कि एटलीस्ट कुछ प्रोड्यूसर्स। आई थिंक क्योंकि कोविड में 2 साल सब घर में रहे और सबकी आदतें बदल गई बिल्कुल बराबर, उसके वजह से सबसे ज़्यादा फर्क पड़ा है। अब आप थिएटर में जाते हो, एक लार्जर देन लाइफ स्पेक्टिकल देखने जाते हो। अभी लार्जर देन लाइफ स्पेक्टिकल दिखाने के लिए प्रोड्यूसर्स को वैसे ही एक्टर्स लगेंगे जो लार्जर देन लाइफ हो, या जो उतनी कैपेसिटी रखते हो कि फर्स्ट वीकेंड या सेकंड वीकेंड में ऑडियंस को ड्रॉ कर सकें। तो आई थिंक द काइंड ऑफ मनीज दैट दे गेट is justified. But
I frankly do not understand the box office game. You see 12th Fail did so well. You see Lapata Ladies did so well. You see some films जो OTT पर release हुए, they did so well. They got a theatrical release. तो I am not in a position कि हम एक definite judgment दे सके इन सब चीज़ों पे. Having said that, जिस तरह जो भी डायरेक्शन में इंडस्ट्री जा रही है, परफेक्ट. करेक्शन बहुत होगा. गुड एक्टर्स विल गेट देयर ड्यू. गुड एक्टर्स विल ऑल्सो बिकम सुपरस्टार्स. आई फील दैट. ऑडियंस बहुत स्मार्ट हो गई है. आप ऑडियंस को फूल करके फर्स्ट वीकेंड पे कलेक्शन नहीं कर सकते. हाँ, वो तो खैर अब मतलब आप आई थिंक ये लास्ट ईयर ये प्रूव हो गया. आप ये गेम नहीं खेल सकते कि आप अगर आपकी 200 करोड़ की पिक्चर है, आप 20 करोड़ सिर्फ प्रमोशन में लगा दो ताकि ऑडियंस आ जाए. दैट गेम इज नॉट गोना वर्क एनीमोर. अच्छा, आपने शाहरुख खान के साथ शुरू में भी काम किया, विच यू सेड, फिर जवान में भी काम किया. कितना डिफरेंस लगा दोनों दौर में? मतलब एक वो दौर था, एक जवान एंड पठान इज उनका कमबैक दौर था जिसने बॉक्स ऑफिस को मतलब एक तरह से आफ्टर कोरोना कहते हैं रिवाइव किया, या कुछ भी कह लीजिए, मतलब उन फिल्मों का एक क्रेज बड़ा जबरदस्त. मैं आपको सच बात बताऊंगा, उस वक्त भी मैंने शाहरुख सर के साथ काम किया, कुछ 2-3 दिन रिहर्स किया. जवान में भी व्हेन आई वेंट एंड वर्क विथ हिम एंड इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एंड डिड, मैंने ये रियलाइज किया ये बात नहीं है कि उस वक्त वो हम्बल नहीं थे. ये बात नहीं है कि उस वक्त वो डेडिकेटेड नहीं थे. बट दिस टाइम व्हेन आई वर्कड विद हिम, आई रियलाइज्ड ही इज इवन मोर डेडिकेटेड टू हिज क्राफ्ट. ही इज इवन मोर हम्बल. मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं सोच के, यार वो शाहरुख खान है. उनको बिल्कुल जरूरत नहीं है कि वो हर एक एक्टर के साथ जाके प्यार से उन्हें कंफर्टेबल करें, उनको एनकरेज करें, उनको गाइड करें. कोई जरूरत नहीं है उनको, लेकिन अब और ज्यादा करते हैं वो. इसीलिए वो शाहरुख खान है, आई थिंक. इसीलिए एब्सोल्युटली. आई मीन भाई शूटिंग खत्म करते हैं, वैनिटी वैन में जाते हैं, फ्रेशन अप होते हैं, चेंज करते हैं, वापस आते हैं, सेट पर हर एक बंदे से हाथ मिला के गले मिल के जाते हैं. दैट्स व्हाई ही इज द किंग. एंड आई लुक अप टू हिम, आई लव हिम एंड आई कांट वेट टू वर्क विद हिम. सलमान के साथ कैसा रहा था एक्सपीरियंस? मतलब अब वैसे सुपरस्टार्स नए नहीं बन रहे हैं. मतलब शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान जो बन गए, मतलब हम उन्होंने बराबर बोल दिया, they were last of the सुपरस्टार्स. सलमान भाई के साथ काम करके तो बहुत मजा आता था. मैं इतना फॉर्चुनेट था कि गणेश हेगड़े के ट्रूप में जो 8 मेन लड़के थे, 4 लड़के शाहरुख सर के साथ ज़्यादा जाते थे, 4 सलमान के साथ जाते थे. तो मैं सलमान भाई के साथ जाता था. थोड़ी बॉडी ठीक थी तो हम जाते थे, और सलमान भाई इतनी मज़ा करते हैं स्टेज पे दैट हमें लगता नहीं था कि हम काम कर रहे हैं. ऐसे लगता था वी आर जस्ट हैविंग फन. सो आई यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद हिम. इनफैक्ट कुछ गानों में आई वाज हिज डुप्लीकेट इन डांसिंग. अगर सलमान भाई को कोई इवेंट पर जाना था लॉन्ग शॉट में, मैं उनके कपड़े पहन के करता था. वो भी मैंने किया है. एंड ही इज सो लविंग. मुझे लगता है थोड़े वो अभी उतना दिखाते नहीं हैं, लेकिन तब से लेके आज तक हिज वार्मथ, हिज जेन्युइन अफेक्शन वो है. वो इतना एक्सप्रेस नहीं करते, थोड़े स्टर्न रहते हैं. बिग बॉस में मेरी सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन अभी फिलहाल उनके साथ वहाँ हुई थी, लेकिन उन्हें याद है कि मैं उनके साथ डांस करता था. मुझे इनफैक्ट 2015 में एक फिल्म मैंने की थी
तो मैं सलमान सर से मिलने गया था इंडी स्टूडियो में। मैंने बोला था सर जब रिलीज़ होगी तो आई जस्ट वांट यू टू कम टू द थिएटर वंस। उन्होंने बोला था ऑफकोर्स एजाज आऊँगा। बहुत प्यार से मिलते थे। सोहेल भाई भी बहुत प्यार से मिलते हैं। तो उनके साथ थोड़ा एक फैमिली जैसा मुझे अफेक्शन लगता है। आई लव हिम, आई डू एनीथिंग फॉर हिम। अच्छा, कभी कोई काम सिर्फ पैसों के लिए किया? सीरियल, फिल्म, कोई भी प्रोजेक्ट कि यार मतलब करते, सब लोग करते हैं, मतलब बड़े बड़े एक्टर्स दे हैव एडमिटेड कि हाँ दे हैव डन। हैव यू डन एनीथिंग कि यार पैसों के लिए नहीं किया है, कभी नहीं किया है। क्योंकि मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज उतनी नहीं है। शायद अगर मैं शादीशुदा होता, शायद अगर मेरे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझ पर होती तो मैं करता। लेकिन मैंने एक्सपेरिमेंटल तौर पर बहुत कुछ किया है कि चलो आई हैव नथिंग टू लूज, ये कर लेते हैं। जैसे तनुवर्स बानो मैंने किया, जैसे कुछ दूसरे फिल्में की, क्योंकि प्रोडक्शन हाउस बड़ा था और मुझे लग रहा था कि इस फिल्म में मैं कुछ अलग कर सकता हूँ। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वो चली नहीं चली, एंड वो सब चीज़ें हुई। लेकिन आई हैव एब्सोल्युटली नो रिग्रेट्स ऑफ द चॉइसेस दैट आई हैव मेड, क्योंकि हर एक चीज़ में मैंने देखा है माई ग्रोथ एज एन एक्टर। मैंने देखा है कि मेरी समझ बड़ी है अच्छे लोगों के साथ काम करके भी, और उतने अच्छे लोगों के साथ जो इतने शायद माहिर नहीं है, टैलेंटेड नहीं है, उनके साथ काम करके भी मेरा बैंडविड्थ बढ़ गया है। तो आई हैव एब्सोल्युटली नो रिग्रेट्स। लेकिन अब तक तो पैसों के लिए नहीं किया। अब क्या ही मुझे अभी भी मेरे पास उतनी गाड़ियाँ जैसे मेरे कंटेम्प्रेरीज के पास हैं। मैं बहुत बेसिक गाड़ी चलाता हूँ। मेरे डैडी के पास एक घर है, मेरा एक घर है, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट वे। मुझे ये लगता है कि मैंने चादर उतनी ही रखी तो पैर भी चादर के अंदर ही रखे। और मेरे साथ ये हुआ कि मैंने अपने करियर में ब्रेक्स बहुत लिए। कभी आई वॉज फोर्स्ड टू टेक ब्रेक्स, कभी कभी खुद के बर्नआउट की वजह से मैंने ब्रेक्स लिए। ऑन हाइंडसाइट जब मैं सोचता हूँ, मे बी मेरे जो मेकअप में मेरे साथ हैं, जो मेरे असिस्टेंट्स हैं, जो मेरे दोस्त हैं, वो लोग चाहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमाऊं और मैं वो लाइफस्टाइल रखूं। लेकिन मुझे लगता है अगर मैं वो करूंगा ना तो मुझे ज़मीन से मेरा रिश्ता टूट जाएगा। और मुझे अब जो काम मिल रहा है सिर्फ उस वजह से मिल रहा है क्योंकि मैं ज़मीन से जुड़ा हूँ, क्योंकि मैं रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस मेरे अभी भी चल रहे हैं जो मुझे हेल्प करते हैं अपने क्राफ्ट में। व्हेन यू आर फोर्स्ड टू टेक अ ब्रेक, ये लाइन मुझे थोड़ी क्लिक कर गई कि मतलब आपने अपनी मर्जी से लिया, वो ठीक है, बर्न आउट हो गए, एक्स वाई, फोर्स कैसे किया आपको? हुआ था यार, 2012 में आई वॉज क्लोज टू समबडी एंड कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई। वो मेरे साथ रह रही थी और इन वन सेंटेंस उन्होंने ये कहा कि अगर तुम मेरे नहीं हो सकते और किसी के नहीं होने नहीं दूंगी। और उन्होंने मुझे तनुवर्स बानो के प्रमोशन पर जाने नहीं दिया। घर में बहुत कलेश किया। मैंने बहुत संभालने की कोशिश की कि मैं उन्हें और उनके भाई को हेल्प करूं ताकि वो अपने घर में चले जाएं, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और मैं बहुत नाइव था तब। मुझे जुडिशरी सिस्टम के बारे में इतनी अकल नहीं थी। इंग्लिश फिल्में देख के हम पले बड़े हैं ना, तो हमें लगता था कि वैसी ज़िंदगी चलती है, वैसी नहीं चलती। मैं इतना अक्लमंद नहीं था लेकिन वो थी। तो यार उन्होंने मुझे तनुवर्स बानो के प्रमोशन पर जाने नहीं दिया। फिर एक लाइन उन्होंने कही थी कि पहली बार किसी को बता रहा हूं मैं। उन्होंने बोला था तुम्हें कुत्ता बनाऊंगी और तुम्हारे खानदान को कुत्ता बनाऊंगी। उस वजह से ना मेरे डैड पर बात आ गई कि अगर वो कोई गलत स्टेप ले लेती तो माय फादर वुड गेट इनटू ट्रबल।
आई थिंक तनुवर्स मनु 22 फरवरी को रिलीज़ हो रही थी और 4-5 दिन पहले मुझे बॉम्बे छोड़ना पड़ा, क्योंकि अगर मैं बॉम्बे में रहता शी वुड डू समथिंग बिकॉज ऑफ विच माई फादर वुड गेट इनटू ट्रबल। तो तनुवर्स मनु यहाँ रिलीज़ हुई, मुझे अपने फ़ोन नंबर बदलने पड़े, मैं बॉम्बे में नहीं था एंड नोबडी कुड गेट इन टच विथ मी। और माई प्रोड्यूसर्स थॉट दैट वाज वेरी अनप्रोफेशनल। मैं किसी को बता नहीं सकता था कि कितना सीरियस मैटर हो चुका था। तो उसके बाद कुछ 1-1.5 महीने के लिए आई वॉज फोर्स्ड टू टेक अ ब्रेक। आई थिंक अगर मैं ब्रेक नहीं लेता, बॉम्बे में रहता, उस वक्त द टैंजेंट, माई करियर टैंजेंट वुड हैव बीन डिफरेंट। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, मैं कंप्लेन नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे तब ब्रेक लेना पड़ा बिकॉज अदरवाइज माई फैमिली वुड गेट इनटू ट्रबल। वो ब्रेक लिया मैंने 2-3 महीने के लिए और फिर बॉम्बे आने के बाद 6 महीने के बाद मेरा शो शुरू हुआ। दैट वाज अ फोर्स्ड ब्रेक। और बाकी तो मेरे लाइफ में थोड़े ब्रेकअप से कब्स होते हैं, तो उसके बाद मुझे लगता है कि इफ़ आई एम हर्टिंग आई शुडंट ब्लीड ऑन समबडी एल्स। तो मैं कॉन्शियसली ब्रेक लेता हूँ और कॉन्शियसली देखता हूँ कि मैं सही मेंटल स्पेस में हूँ कि मैं 100% दे सकूँ। इस वजह से मैं ब्रेक लेता हूँ। वो थोड़े फोर्स्ड होते हैं। तो उसके बाद वो मामला सेटल हो गया? उसके बाद कोई ऐसा नहीं लगा कभी कि फैमिली पे दोबारा बात आ सकती है? क्योंकि हाँ, आई कैन रिलेट टू दिस, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो रिलेशनशिप में हैं, ख़राब मैरिजेस में हैं, दे आर जस्ट टॉलरेटिंग कि फैमिली की इज्जत खराब ना हो जाए या फिर कहीं कोई हंगामा ना हो जाए या ऐसा। मतलब ये जो आपके साथ हुआ, ये दिस इज लाइक इज्जत की बात नहीं थी। ऐसा था कि उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि आई विल पुट अ कंप्लेन अगेंस्ट योर होल फैमिली। वही, वो बेसिकली तो इज्जत की बात हो गई ना। अगर आके किसी को, क्योंकि ये तो बहुत इजी होता है कई बार कि भाई आप कंप्लेंट दे रहे हो, आप मतलब उन लोगों का भी नाम लिखवा देते मुझे हो, पता नहीं था कि ये सब होता है। Then I sat with the lawyer and he said, नहीं ऐसा होगा, your father will be behind bars. Yes. Then your brother who is going to the States to do film school, आपके चाचा चाची जाएंगे। मुझे पता नहीं था ये, मुझे लगा ऐसे यार लोग भी जाएंगे जो शायद उनसे कभी जीवन में मिले नहीं होंगे। मतलब आई मीन जिसका नाम भी याद आएगा, लेकिन राइट कंप्लेंट ही तो लिखना है, वो लिखने में उनका तो एक जाता है। एग्जैक्टली। अभी थोड़ा ये सेंसिटिव इशू है इन सब चीज़ों के बारे में रिएक्ट करना, क्योंकि मैं समझता हूँ कि दीज लॉज वर पुट इनटू प्लेस बिकॉज मोर ऑफन देन नॉट औरतों पे जुल्म हो रहे थे। दैट इज़ व्हाई दे वर पुट इनटू प्लेस। एंड अगर इनकी करेक्शन अब तक नहीं हो रही है, शायद जुडिशरी और द सिस्टम स्टिल थिंक्स कि देयर नीड्स टू बी मोर ग्रोथ in this space. लेकिन being on the opposite side of this and being helpless, I understand the frustration of मर्दों का frustration मैं समझ सकता हूँ जब ये सब लॉज को अब्यूज़ किया जाता है। if any law is abused, of course, जो innocents हैं उन पर आँच आती है, लेकिन आई हैव बीन ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ दिस, सो आई कैन रिलेट टू इट। उसके बाद से कभी वैसा हुआ नहीं, क्योंकि आई वॉज वेरी कॉशियस मैं किसके साथ अपना रिश्ता रखूं या नहीं रखूं। शी मूव्ड ऑन वेरी इजीली आई थिंक, एंड I pray for her. I pray that she is happy wherever she is. But यार गलत मेरे साथ तो गलत हुआ, और शायद कुछ कार्मिक था यार, कुछ लेना देना था जो उन्होंने क्लियर कर लोग दिया। ये सोच लेते हैं ना कि शायद कुछ होगा जो कि ये हो रहा है। ये मुझे है ना, अब ये मैं एक क्रच की तरह नहीं सोचता इस पॉइंट को कि शायद कुछ होगा हमारा। आई बिलीव इट कि मेरी ज़िंदगी में जो भी लोग आए हैं वो इसीलिए आए हैं ताकि मेरा उनके साथ कुछ
पेंडिंग था या उन्हें मुझे कुछ सिखाना था। अगर सेम किस्म के लोग बार बार मेरी ज़िंदगी में आ रहे हैं, इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि मैं अब तक सीखा नहीं। तो क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर मैं अपने ज़िंदगी की पावर किसी और के हाथ में दे दूँ तो मैं तो परमानेंटली हैंडीकैप हो जाऊँगा। आई कैन नॉट गिव दैट। इट्स नॉट अबाउट कंट्रोल, इट्स अबाउट हैविंग एजेंसी ओवर योरसेल्फ। अभी प्यार मोहब्बत के बारे में क्या विचार हैं आपके? कुछ ज़रूरत नहीं है अभी। मुझे लगता है कि बस निकल गई। आपको लगता है ये सिचुएशन होती है कई बार, हम सोचते हैं अब नहीं करूंगा या अब नहीं होगा, बट व्हेन यू नो लाइफ हमें अपने आप कहीं ना कहीं ले जाती है। हो सकता है आपको 10 साल पहले भी आपने सोचा हो ले जाएगी, ले जाएगी तो ले जाएगी, नहीं ले जाएगी तो नहीं ले जाएगी। अब है ना, उस रेती को है ना, सैंड को उतने टाइटली मुझे नहीं पकड़ना है। आप हल्के हाथों से पकड़ोगे तो वो रहेगी। या मोर देन एनीथिंग, मुझे आई डोंट वांट टू फोकस के ओ मुझे अभी रिश्ते में जाना है, मुझे शादी करनी है, मुझे ये करना है, वो करना है। उतनी अकल आ गई है कि लाइफ इज व्हाट हैपेंस टू यू बिटवीन योर प्लान्स। आई बिलीव दैट। और उतनी अकल आ गई है कि आप क्या बोलते हैं उसको, मुकम्मल जहां नहीं मिलेगा, किसी को जमीन, किसी को आसमान। ठीक। अच्छा, आपको लगता है जिंदगी में शादी जरूरी है? क्यों नहीं यार, जरूरी नहीं है, लेकिन एक कंपेनियनशिप बहुत जरूरी है। हाँ, कंपेनियनशिप जरूरी है, बहुत बट डू यू थिंक उसके लिए शादी ही जरूरी है? तो शादी के बाद कई बार हम देखते हैं अक्सर कि जो केमिस्ट्री होती है, जो एक कंफर्ट होता है, जो दोस्ती होती है, वो हो जाती है और दूसरी चीजों में आपको लगता है। इसे ओवर जनरलाइज नहीं कर सकते क्योंकि हम भारत से हैं, हमारे यहाँ अभी भी उतने डिवोर्सेस नहीं होते। इसीलिए नहीं होते क्योंकि मरते दम तक लोग उस रिश्ते पर काम करते रहते हैं। अलग पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम एक टॉक्सिक रिश्ते में बंधे हुए रहते हैं और हम डिवोर्स नहीं चाहते हैं या अलग नहीं होना चाहते ताकि चार लोग क्या कहेंगे। ठीक है, बट इसका एक अलग नजरिया ये भी है कि वो चार लोगों को भूल जाओ। आप जिंदगी में किसी भी चीज पर अगर सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आप ये नहीं कि स्टार्टिंग के 100 मीटर्स दौड़ लगा के मेहनत करके अब चलने लगते हो। आपको रोज उस पर काम करना पड़ता है। अगर आप कंप्लेसेंट हो जाते हो तो वो आपके रिश्ते पर रिफ्लेक्ट होता है। हैविंग सेड दैट, 99% of your happiness depends on whom you marry. I believe that. तो यार, choose your partner for the right reasons. Choose your partner compatibility की वजह से। आजकल तो आप इंटरनेट पर जाके गूगल कर लो कि हमें अपने होने वाले स्पाउस से कौन से 10 क्वेश्चन पूछने चाहिए, वो भी आ जाएगा। चैट जीपीटी बता देगा। चैट जीपीटी बता देगा तुमको। तो ये बात नहीं है कि आप सीमा आंटी के पास जाओ और वो करा देगी, आपके किसी और के पास जाओ। आजकल तो एवरीथिंग इज ऑन योर फिंगर टिप्स। सो बी अवेयर एंड डोंट वेस्ट एनीवन एल्सेस टाइम। हैविंग सेड दैट, मुझे हर एक इंसान का नजरिया अलग होता है, लेकिन मुझे लगता है कि शादी करने से बरकत आती है। तो I wouldn't just want to be in a relationship for the sake of it. I would want the families to celebrate that, and I would want security for both the parties. Security in terms not because हमने गवर्नमेंट को इन्वॉल्व कर दिया और किसी चीज़ पर साइन कर दिया, लेकिन एक होता है कि चलो अभी शादी होगी तो let's start working on other aspects in life. अच्छा, लास्टली करियर फ्रंट पे अभी और क्या क्या पाइपलाइन विच यू कैन डिस्क्लोज? मुझे पता है बड़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अलाउड नहीं होता, विच यू कैन डिस्क्लोज। धूमधाम तो हम देखेंगे ही, 14 फैब ऑन नेटफ्लिक्स पर। उसके अलावा अभी क्या है जो आप बता सकते हो, आना है या सोच रहे हो आप करने का? कर रहा हूँ। इनफैक्ट ये दाढ़ी इसीलिए बड़ी हुई है। कौन से किरदार में हो ये नहीं बता सकता, लेकिन एक्सेल के साथ एक फिल्म है 120 बहादुर, रेजांगला बैटल पर बेस्ड है। अभी
I'm not allowed to disclose what हम्म, role I'm wearing, इसीलिए मैंने look कहा role कि I'm playing and उस रात को everything. दाढ़ी में छिपा रहना लेकिन आप अगर इंस्टाग्राम पर भी जाओगे, एक्सेल के पेज पर जाओगे, उसके ऊपर थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन दिया गया है. That film is going to be one of the turning points in my career. थिएटर रिलीज है या ओटीटी है? Theater release. ग्रेट। और इस साल आएगी? पता नहीं, अभी भी हम शूटिंग कंप्लीट कर रहे हैं और उसके बाद तो आई थिंक बिकॉज इट्स अ वॉर फिल्म तो थोड़ा VFX हैवी हो सकता है, तो शायद और वक्त लग जाएगा. बट बहुत प्यार से, बहुत मेहनत से वो फिल्म बनाई गई है. उनका काम है बोलना, प्रोडक्शन का काम है, डायरेक्शन का काम है बोलना, डायरेक्टर सर का काम है बोलना, फरहान खुद उसमें है, तो वो ज़्यादा दे आर मोर वेल इक्विप्ड टू टॉक अबाउट इट. बट वन थिंग आई कैन टेल यू, जो मेहनत गई है इस फिल्म में सबसे, इट विल शाइन, इट विल शाइन. एंड इट इज सच अ वेल मेड फिल्म ना, हर एक छोटे छोटे एस्पेक्ट पर इतना ध्यान दे के उस पर काम किया गया है एंड एवरीवन इज प्राउड ऑफ इट. होपिंग कि उसको हम जल्द देखें एंड धूमधाम आप मचाते रहिए. 14 फेब का इंतजार रहेगा. चार्ली जी हाँ, कौन है? 14 फेब को पता लग जाएगा क्यों आप चार्ली किसी का. की सुहागरात खराब कर रहे थे वो भी पता चले. भाई थैंक यू सो मच. Thank you so much, sir. लवली टॉकिंग टू यू ऑन Okay. लाइव. एंड मतलब मुझे लगता है हमने दुनिया जहान की बातें करी और आई मोस्टली डोंट प्रिपेयर अ सेट फॉर्मेट. मुझे लगता है कि कॉन्वर्जेशन विद द फ्लो चलनी चाहिए जैसा. That is the best part, I feel. आई थिंक हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए, मतलब मुझे खुद भी नहीं पता चला, जवाबों से सवाल निकलते गए. बट इट वाज वन ऑफ द बेस्ट कॉन्वर्जेशंस आई हैड. Thank you very much. थैंक यू सो मच. यू आर सच अ वार्म पर्सन. My जस्ट pleasure. बी लाइक दिस. और दाढ़ी जल्दी अब कटवाइए ये शूटिंग खत्म करके क्योंकि आप चाहते हैं ऐसा. और एक फिल्म कर रहा हूँ, इट्स अ स्मॉल फिल्म कॉल्ड स्ट्राइकिंग डिस्टेंस. ओके, उसके लिए दाढ़ी निकालनी है, तो उसके बारे में बात करेंगे हम. वो बहुत जल्दी बन इसके बारे में जाएगी. दाढ़ी निकाल के बात करें. हाँ. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. लवली टॉकिंग टू यू. बाय. थैंक यू.